गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 3 का पहला पार्ट उसका अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट है समानता। जैसे समानता से अपने को समानता शब्द से अपने को पता चल जाता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना क्या कहलाता है, समानता। किसी जैसे रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना क्या कहलाता है, समानता। तो भारत एक लोकतंत्रीय देश है। अपन ने कक्षा 6 में भी पढ़ा कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है। तो लोकतंत्र की परिभाषा अपन ने कक्षा 6 में भी पढ़ी है और सभी को याद है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो ये पॉइंट मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा अपन बुक से देख लेते हैं। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था कि जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। अब तुम्हें पूछा जाए कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो जनता की भागीदारी, शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय और समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। तो मैं आपको ये समानता की परिभाषा और लोकतंत्र की परिभाषा और ये लोकतंत्र की विशेषता क्या है, ये सब आपको मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर सके। देखो, समानता की परिभाषा है सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना समानता कहलाता है। सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना समानता कहलाती है या कहलाता है। सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना से अर्थ है धर्म, लिंग, जाति, आर्थिक रूप से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना क्या कहलाएगा, समानता। अब मैं आपको इसकी लोकतंत्र की विशेषता क्या है उसकी परिभाषा बता रही हूँ कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। तो दूसरा लिखो, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र की विशेषता लोगों की भागीदारी, संघर्षों की समानता, संघर्षों का समाधान, समानता, न्याय, समानता, यह क्या है, यह लोकतंत्र की विशेषता है। अब तुम्हें पूछ ले कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोगों की भागीदारी, संघर्षों का समाधान, समानता, न्याय, समानता, ये क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है। अब अपन लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ेंगे जैसा कक्षा 6 में अपन पढ़ चुके कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। तो ये परिभाषा मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र किसे कहते हैं?
देखो लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन, जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसमें जनता अपनी सरकार खुद चुनती है कि उसको किस प्रकार की सरकार की आवश्यकता है, तो जनता अपना मत देकर सरकार को स्वयं चुनती है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। अब अपन अपनी बुक से देखिए थोड़ा, लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक क्यों है, भारत में सब समान है या नहीं, हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करेंगे। इस लेसन में अपने को कहानियां दे रखी है जिसमें कांता की कहानी पढ़ेंगे। अब देखो मताधिकार की समानता, मताधिकार की समानता क्या है? एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, उसे क्या कहेंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये भी मैं आपको परिभाषा लिखवाऊंगी, पर थोड़ा अपन कांता की कहानी की कांता अपनी कहानी में क्या कहना चाह रही है वो थोड़ा सा अपन बुक से देखेंगे। देखो कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उस विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता और उसके साथ बहुत सारे लोग जब अपन वोट देने जाते हैं तो क्या होती है? लंबी लाइन बनी होती है। तो कांता भी उसी लाइन में खड़ी है और अन्य लोग भी उसी लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती। कांता क्या है? एक घरेलू नौकरानी है जो घरों में काम करती है और उसके साहब कौन है? मालिक अशोक जैन है, जो भी उसी लाइन में खड़े हैं और वो भी उसी लाइन में खड़ी है। तो और पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार, जो 18 वर्ष का हो जाता है उसको, उससे सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति उनकी कुछ भी हो, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी वयस्क नागरिकों को क्या है? मत देने का अधिकार है। उसे हम क्या कहेंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये परिभाषा आपको बताऊंगी मैं। ये सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार क्या है? समानता, ताकि सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया जा सके, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। उसे एक वोट देने का क्या है? हक है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक यानी बहुत खुश है। उसे प्रसन्नता हो रही है कि मैं भी अन्य लोगों की तरह वोट देने का अधिकार रखती हूँ। ये एक वोट के भागीदार है तो मैं भी क्या है? मैं भी अपना एक वोट दे सकती हूँ। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है। वह ये देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक वोट है और उसके पास भी क्या है? एक वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। कांता जो मताधिकार की लाइन है उसमें तो वो उसमें तो समानता है, जो वो एक लाइन में खड़ी है। लेकिन अब देखो आगे की कहानी, कांता के मन में समानता की वास्तविकता के बारे में क्या विचार आते हैं उसके मन में, तो आप देखो वह क्या बात है जिसमें कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। कांता किसमें रहती है? झोपड़पट्टी में, और उसके पीछे क्या है? एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि वो घरेलू नौकरानी है तो उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने, उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, तो वो मालिक से क्या करेगी? पैसे उधार लेगी। घरेलू काम की नौकरी
उसे थका देती है। अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब थे। अब कांता का कहना क्या है, उसको समानता के प्रति उसके मन में शंका क्यों पैदा हुई, क्योंकि वो मताधिकार की लाइन में तो समान थी, लेकिन इसमें क्या है कि जो लोग अमीर है वो क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उनका पहले नंबर पे ही नंबर आ जाता है, और जो गरीब लोग हैं वो लाइनों में खड़े रह जाते। तो कांता गरीब होने के कारण क्या हुआ, वह सुबह से शाम तक लाइन में खड़ी रह गई, इसलिए उसके मन में ऐसे विचार आए। तो अब देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परिभाषा अपन देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक लोकतंत्रीय देश में, एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वे गरीब हो या अमीर, उन्हें क्या कहेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। मताधिकार कहते हैं या कहलाते हैं। देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहे जाते या कहलाते हैं। तो ये थी कांता की कहानी। अब आता है अन्य प्रकार की असमानताएं, कि अन्य प्रकार की असमानताएं कब पैदा होती है। देखो अब देखना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है। तो अपन ने लेसन में पढ़ा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है, तो समानता पर आधारित है। किस पर आधारित है, समानता के विचार पर आधारित है। अब आगे आता है अन्य प्रकार की असमानता में। देखो जैसे इसमें आएगा दलित शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दलित शब्द की मैं आपको पहले परिभाषा बता देती हूँ ताकि पाठ को समझने में आसानी रहेगी। दलित शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या देखो दलित शब्द,
दलित शब्द का अर्थ, दलित शब्द का अर्थ, दलित एक ऐसा शब्द है, दलित एक ऐसा शब्द है, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति, निचली जाति यानी नीची जाति के जो लोग होते हैं, निचली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए, लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। दलित का अर्थ क्या होगा? कुचला हुआ या टूटा हुआ। दलित का अर्थ है, दलित का अर्थ कुचला हुआ या टूटा हुआ, कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके, इस शब्द का प्रयोग करके दलित यह संकेत करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करके, इस शब्द का प्रयोग करके दलित यह संकेत करते हैं, दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी और आज भी उनके साथ भेदभाव होता है। पहले भी होता था, पहले भी और आज भी उनके साथ भेदभाव होता है। देखो इधर दलित शब्द का अर्थ आपको वैसे समझ में आ गया होगा कि दलित शब्द का अर्थ क्या होता है। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति के लोग, निचली जाति का मतलब जानते हो, नीची जाति के जो लोग होते हैं स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं कि वो क्या है, नीची जाति के लोग क्या है, दलित है। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का प्रयोग करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था और आज भी भेदभाव किया जा रहा है। तो अब आगे देखेंगे अपन कांता की कहानी। देखो आगे भी है कि अन्य प्रकार की असमानता है। एक प्रकार की समानता तो थी उसकी कि वोट लाइन में उसकी बराबर लाइन में खड़ी है। दूसरी थी कि जब उसकी बच्ची बीमार हो जाती तो हॉस्पिटल में उसका नंबर नहीं आता लाइन में। और अब तीसरा है कि कांता के साथ क्या क्या असमानताएं हो रही है, अन्य प्रकार की असमानता में पढ़ेंगे। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, जिनको मत देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। मत देने का अधिकार तो समान है लेकिन उनके कार्य क्या है, अलग अलग है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। अब क्या है, निर्धन होने के, निर्धनता भी एक असमानता का कारण बन गया कि निर्धन होने के कारण भी लोगों को क्या करना पड़ता है, असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय यह है कि हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। अब कांता की कहानियों में निर्धनता का कारण है असमानता का, तो अपन दो कहानियों के आधार पर इसको पढ़ेंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है।
ये दो ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जाति के आधार पर भी लोगों के साथ क्या असमानता का व्यवहार किया जाता है, और एक निर्धनता। तो दो कारण बन गए, एक कारण तो निर्धनता के कारण असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, और दूसरा कारण क्या है, जाति के आधार पर असमानता का व्यवहार हो रहा है। देखो, यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है, क्योंकि गांव में लोग बाग क्या करते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव ज्यादा किया जाता है कि ये निचली जाति का है तो इसको मंदिर में नहीं जाने दे दिया जाता है और छुआछूत किया जाता है उसके साथ। तो गांव में इसकी पहचान छोटे आयु में ही हो जाती है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हो तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। अब अपन कभी कभी क्या सोचते हैं कि शहरों में लोग क्या करते हैं, जात पात नहीं रखते, लेकिन उनमें भी जाति पाति का होता है। तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण होती है। कि वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम में अपन देखते हैं तो उसमें भी क्या है, जाति के साथ जातिगत भेदभाव बहुत किया जाता है। तो आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। तो अब अपन एक कहानी, कांता की कहानी समाप्त हो गई, अब एक अपन दलित बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जूठन नामक आत्मकथा किसके द्वारा रचित है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। ये कौन थे, एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। तो पहले मैं दलित लेखक का नाम बता देती हूँ, आपको लिखवा देती हूँ ताकि जूठन कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखो, जूठन नामक आत्मकथा, जूठन नामक आत्मकथा, जूठन नामक आत्मकथा किसके द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन हो गया कि जूठन नामक आत्मकथा किसके द्वारा रचित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। किसके द्वारा रचित है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, जो कि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। क्या है, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है, एक प्रसिद्ध दलित जूठन नामक आत्मकथा किसके द्वारा रचित है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है, जो कि क्या है, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़े। दलितों के बारे में यह आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया, दलित शब्द का अर्थ क्या होता है, दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं। उनकी वो आत्मकथा किसमें लिख रहे हैं, जूठन में। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। वो अपनी खुद की कहानी लिख रहे हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तो दलित बच्चा होने के कारण क्या किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। जो बच्चे थे उनको दूर बिठाया जाता था। वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। जहाँ मैं बैठता था, मेरा नंबर आता था तो बैठते बैठते चटाई भी नहीं मिलती थी मुझे। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंध ले दिखते थे। जो अक्षर लिखे होते थे बोर्ड पे वो भी मुझे साफ दिखाई नहीं देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब मैं कक्षा 4 में
थे। प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल में मैदान से झाड़ू लगाने को कहा। प्रधानाध्यापक जी ने क्या कहा? स्कूल और खेल में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। मैं तो एक छोटा सा बच्चा था और मैदान कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। तो ये कहानी अपन यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना। कल वापस इसका अगली क्लास में इसका दौरान करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी मैं आपसे इस कहानी के बारे में पूछूंगी। अगर आपको ये लेसन समानता वाला यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप इसको वापस पढ़ना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ये सर के नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं अगली क्लास में आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। धन्यवाद।